Hello everyone, welcome again for last lecture of biomolecule. Most probably it may be the last lecture of biomolecule. बायोमोलिक्यूल में हम लोगों ने सबसे पहले वाले प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा है प्रोटीन्स के बारे में देखा था। प्रोटीन का काफ़ी अच्छे से इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा है। प्रोटीन्स जो होते हैं उसके टाइप्स कैसे होते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन, फाइब्रस प्रोटीन, ये टाइप्स देखे हैं। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो है इट कॉन्स्टिट्यूट्स इनटू 4 डिफरेंट लेवल्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी। उसमें से ये है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है वहाँ पे वो प्राइमरी स्ट्रक्चर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है राइट फ्रॉम द सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ठीक है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर से अगर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर तक आप जाते हो तो आपके जो सिलेबस है, नॉन इवैल्यूएटिव सिलेबस जो है, उन्होंने वो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो है वो वहाँ पे निकाल दिया है सेकेंडरी स्ट्रक्चर से लेके आगे क्वाटरनरी तक। बट ये श्योर कि ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ये मैंने आपको पढ़ा दिया है। बहुत ही जैसे हम बोल सकते हैं कि ब्रीफ करके पढ़ाया है, बट ये चीज़ आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इसमें हमने देखा है कि डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन क्या होता है। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन इट इज़ नथिंग बट अ प्रोसेस वेयर प्रोटीन चेंजेस इट्स मोलिकुलर शेप चेंज हो जाता है विदाउट ब्रेकिंग ऑफ अमाइड एंड पेप्टाइड बॉन्ड। ये हमारा डिस्कशन हो चुका था कि अमाइड बॉन्ड हो या पेप्टाइड बॉन्ड हो प्रोटीन में, वो टूटता नहीं है, बस वो क्या हो जाता है, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर उसका पूरी तरीके से फ्लिप हो जाता है और पूरी तरीके से वो कन्वर्ट हो जाता है प्राइमरी स्ट्रक्चर में। आप बोलोगे कि मैडम ये नॉन इवैल्यूएटिव सिलेबस में था तो आपने क्यों पढ़ाया? तो ये जो चीज़ें हैं ये एक दूसरे पे डिपेंड कर रही है। अगर मैं आपको डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन बता दी और डायरेक्टली मैं आपको ये बता दी कि सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो मोलिकुलर शेप डिसाइड करने के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, टर्शरी स्ट्रक्चर वहाँ का, वही डीनेचुरेशन में निकल जा रहा है, तो आप बोलोगे मैडम आपने कहाँ पढ़ाया हमें सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के बारे में। दैट इज़ वाई ब्रीफ इंट्रोडक्टरी पार्ट इज़ वेरी वेरी नेसेसरी। और मैं ये यहाँ इस लेक्चर में क्यों बता रही हूँ, ये चीज़ें मुझे पता ही है। अगर मैं पहले आपको बोलती तो आप में से लगभग 70 to 80% स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि वो देखते ही नहीं, वो जो लेक्चर है वो देखते ही नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। नॉन इवैल्यूएटिव सिलेबस उन्होंने बोर्ड के लिए कहा है, उन्होंने यहाँ तक भी कहा है कि ये बोर्ड का सिलेबस है, रिड्यूस किया हुआ सिलेबस है। बट व्हेन वी कम टू सी ई टी के पार्ट में वो वहाँ से निकल जा रहा है या वो पूरा टेक्स्ट बुक रखने वाले हैं, ये हमें अभी तक पता नहीं है। हम वहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं कि नॉन इवैल्यूएटिव सिलेबस जैसे वहाँ पे टेक्स्ट बुक में मेंशन किया हुआ है उतना ही सिलेबस हमें क्या रहेगा, सीईटी में रहेगा। ठीक है, बट एक दूसरे के ऊपर जो डिपेंडेंट चीज़ें हैं वो तो मैं पढ़ाऊँगी, अभी तक मैंने ऐसा किया ही नहीं है। इसके आगे ये होगा, मतलब बायोमोलिक्यूल में इसके आगे के जो पार्ट्स डिलीटेड पोर्शन में है वो डिलीटेड पोर्शन में ही रहेंगे, बिकॉज व्हेन इट कंसिडर्स टू सी ई टी लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से वो उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है जितने पहले वाले पार्ट्स थे, दो दे आर नॉन इवैल्यूएटिव टॉपिक्स। ठीक है, सो लेट अस डिस्कस अबाउट एंजाइम्स इन टुडेज लेक्चर। एंजाइम्स जो है वो एक नेक्स्ट बायोमोलिक्यूल हम पढ़ने वाले हैं। प्रोटीन जब मैं पढ़ा रही थी तभी मैंने आपको कहा था कि एंजाइम्स जो होते हैं दे आर केमिकली दे आर प्रोटीन्स, केमिकली दे आर प्रोटीन्स। ठीक है, केमिकल रिएक्शन इन बॉडी टेक्स प्लेस, हमें पता है ये चीज़ें, बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं ये। केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं बॉडी में हमारे, वो पीएच लेवल कितनी होती है वहाँ पे 7.4 पे वहाँ पे होते हैं। टेम्परेचर हमारे बॉडी का होना चाहिए 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट करके वहाँ पे कौन एक्ट करता है, मतलब बहुत से हमारे बॉडी में कुछ ऐसे हम बोल सकते हैं कि ग्लैंड्स हैं, वो कुछ चीज़ें सिक्रीट करते हैं। ठीक है, सो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट करके बॉडी में कौन एक्ट करता है, एंजाइम एक्ट करता है। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है, मतलब बायोलॉजिकल है ये बात तो ठीक है, बट वो कैटलिस्ट है। केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो कैटलिस्ट है, यहाँ पे हमें ज़्यादा एम्फोसाइज करना पड़ेगा। अब ये कैटलिस्ट कैसे है, किस तरीके से है, एक्टिवेशन एनर्जी उसकी कम हो रही है, कहाँ कम हो रही है, ये सब चीज़ें हमें केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करनी है, देखनी है। सो यहाँ पे याद रखो कि बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कौन होता है, एंजाइम होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे एंजाइम
के कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। जैसे इंसुलिन है बॉडी में, जो पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज से वो सिक्रेट होता है। तो वो क्या काम करता है बॉडी में, जो ब्लड में शुगर लेवल है उसको मेंटेन करने का काम करता है। नेक्स्ट है अमाइलेज नाम का जो एंजाइम है, जो हमारे सलाइवा में प्रेजेंट होता है, विच यू कैन से हाइड्रोलाइज स्टार्च। स्टार्च को वो हाइड्रोलाइज कर देता है। स्टार्च को हाइड्रोलाइज करने के बाद अब स्टार्च इज़ अ पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड का टॉपिक भी हम आपके इसमें नहीं है एक्चुअल में, बट मैंने वो पढ़ाया है। क्यों पढ़ाया है अभी सुनो। स्टार्च जो है, स्टार्च को हाइड्रोलाइज करके कंप्लीट हाइड्रोलिसिस जब होता है तो आपको कौन से यूनिट्स मिलते हैं, ग्लूकोज के यूनिट्स वहाँ पे मिलते हैं, जो एक दूसरे से वहाँ पे अटैच्ड है विद द पेप्टाइड लिंकेज। पॉलीपेप्टाइड वहाँ पे बन जाता है। तो स्टार्च जो है वो स्टार्च को वहाँ पे किस एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है, अमाइलेज की। इसलिए तो हम बोल सकते हैं कि व्हेन वी टेक अ मॉर्सल ऑफ यू कैन से चपाती और भाकरी, वो हम जब खाते हैं तो हमें वो, अगर सिर्फ हम चपाती और भाकरी का एक पीस लेके अगर हम वो खाएं तो हमें वो स्वीट टेस्ट में लगता है। वाई इट इज़ सो, बिकॉज उसमें स्टार्च है और स्टार्च का हाइड्रोलिसिस कर रहा है कौन, अमाइलेज, जो कि हमारे सलाइवा में प्रेजेंट है। एंड स्टार्च इज़ कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। ग्लूकोज कौन से टेस्ट में होता है, स्वीट टेस्ट में होता है, इसलिए। नेक्स्ट है केमिकली एंजाइम्स आर प्रोटीन। केमिकली एंजाइम्स आर प्रोटीन, प्रोटीन ही होते हैं वो। एंजाइम कैटालिसिस इज़ हाईली स्पेसिफिक। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये एंजाइम कैटालिसिस। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने आपको एक चीज़ बताई कि चलो हमें क्या करना है, वहाँ पे मिनरल एसिड जो है, एसिड यूज़ करना है। तो एसिड अगर आप यूज़ करोगे तो हाइड्रोलिसिस एसिड किस कौन कौन से सब्सटेंस का कर सकता है वहाँ पे। एसिड अगर आप यूज़ करोगे तो एसिड हाइड्रोलिसिस हम कर सकते हैं ईस्टर का, हम कर सकते हैं एसीटाल का, हम कर सकते हैं अमाइड्स का। बहुत से ऐसे कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड है कि जब हम मिनरल एसिड लेते हैं और एसिड हाइड्रोलिसिस की बात करते हैं तो उनका हाइड्रोलिसिस इजी हो जाता है। बट अगर यहाँ पे आपने एक एंजाइम लिया, ठीक है, अगर एंजाइम हमने लिया है और वो एंजाइम क्या कर रहा है, हाइड्रोलिसिस अगर वो अमाइड का कर रहा है, मतलब अमाइड का हाइड्रोलिसिस करने वाला जो एंजाइम है वो एंजाइम सिर्फ अमाइड का ही हाइड्रोलिसिस करेगा। वो ईस्टर, एसीटाल, कार्बोक्सिलिक एसिड वहाँ पे कुछ भी इंटरप्ट नहीं करेगा। मतलब बहुत सीधी सी बात है कि सपोज़ अगर मैंने HCl लिया है, यहाँ से यहाँ पे मैं इसके प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस कर रही हूँ, तो ये हाइड्रोलिसिस हम A, B, C, D इतने कंपाउंड्स का हाइड्रोलिसिस वहाँ पे एसिड हाइड्रोलिसिस हो सकता है व्हेन वी टेक अ मिनरल एसिड HCl। बट अगर यहाँ पे हमने सिर्फ वहाँ पे एक एंजाइम लिया, कोई भी चलो पकड़ लो, एक एंजाइम हमने लिया, तो वो एंजाइम क्या कर सकता है, वो एंजाइम सिर्फ किसी एक को ही, यहाँ पे सपोज़ B है तो B का ही हाइड्रोलिसिस कर सकता है। वो आपको A का हाइड्रोलिसिस, C का हाइड्रोलिसिस या D का हाइड्रोलिसिस नहीं दे सकता। दैट इज़ सेड टू बी अ हाईली स्पेसिफिक रोल ऑफ एंजाइम। मतलब अगर यहाँ पे मैं बोलूँ, यहाँ से एग्जांपल दे देती हूँ। इंसुलिन है, इंसुलिन को कौन सिक्रेट कर रहा है, वहाँ पे पैनक्रियाज नाम की एक ग्लैंड है, वो सिक्रेट करती है। तो इंसुलिन ब्लड में जो शुगर लेवल है उसको कंट्रोल करने का काम यहाँ पे करता है। तो इंसुलिन जो है ना, वो इंसुलिन यही काम करेगा। इंसुलिन हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च कभी नहीं करेगा। इंसुलिन स्टार्च का हाइड्रोलिसिस कभी नहीं करेगा। ये है स्पेसिफिक रोल्स ऑफ एंजाइम। इसलिए ये कहा जाता है कि एंजाइम कैटालिसिस जो होता है वो हाईली स्पेसिफिक होता है। कोई भी एंजाइम को ऐसे 3, 4, 5 ऐसे काम नहीं करते। एंजाइम जो होता है वो वहाँ पे उसका रोल काफ़ी स्पेसिफिक होता है हमारी बॉडी में। या अगर मैंने कहा कि उस टाइप के रिएक्शंस अगर वहाँ पे आ जाए तभी वो वहाँ पे कर पाते हैं। जैसे अमाइलेज है, अमाइलेज क्या कर रहा है, हाइड्रोलाइज कर रहा है स्टार्च को, मतलब पॉलीसैकेराइड को हाइड्रोलाइज करने की कोशिश कर रहा है। तो अमाइलेज और भी क्या काम कर सकता है वहाँ पे, अमाइलेज ऐसे ब्लड शुगर को मेंटेन नहीं करेगा, वो हाइड्रोलाइज करेगा पॉलीसैकेराइड को। अगर बॉडी में कोई पॉलीसैकेराइड आता है तो उसको हाइड्रोलाइज करने के लिए अमाइलेज मदद कर सकता है, बट उसका रोल क्या है वहाँ पे, उसका रोल है हाइड्रोलाइज स्टार्च। स्पेसिफिक रोल्स होते हैं हर एक पर्टिकुलर एंजाइम के, इसलिए ये कहा जाता है कि एंजाइम कैटालिसिस इज़ हाईली स्पेसिफिक, हाईली स्पेसिफिक।
नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एंजाइम कैटालिसिस एग्जैक्टली है क्या। बहुत ही सिंपल है, एंजाइम कैटालिसिस वहाँ पे है क्या। एंजाइम कैटालिसिस की जो मैकेनिज़्म है, इट इज़ ऑल्सो सेड टू बी लॉक एंड की मैकेनिज़्म। इट इज़ ऑल्सो सेड टू बी लॉक एंड की मैकेनिज़्म। एंजाइम एंड सबस्ट्रेट जब कॉम्प्लेक्स बनाते हैं यहाँ पे, तो एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पे कम हो जाती है। ये पॉइंट्स याद रखो, मैं बताती हूँ कि एंजाइम कैटालिसिस क्या है। आपके टेक्स्ट बुक में जो डायग्राम दी है वो डायग्राम के साथ आप एंजाइम कैटालिसिस एक्सप्लेन करो, इट विल बी बेटर फॉर यू। बिकॉज मैं यहाँ पे जो डायग्राम बना रही हूँ वो बहुत ही रफ डायग्राम होगी और सिर्फ बताने के लिए कि एंजाइम कैटालिसिस क्या होता है। यहाँ पे चलो मैं बता रही हूँ। सपोज़ अगर मैंने यहाँ पे ये चीज़ बताई कि इस तरीके का हमारे पास एक क्या है, हम बोल सकते हैं कि स्पेसिफिकली ये एंजाइम हमारे पास है, ये एंजाइम यहाँ पे हमारे पास है। तो इस एंजाइम में फ़िट होने वाला सबस्ट्रेट या इस पर्टिकुलर एंजाइम में फ़िट होने वाला कोई मॉलिक्यूल अगर वहाँ पे आता है, तभी एंजाइम उसके साथ क्या बनाता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है। वो अनफिट अगर रहेगा तो एंजाइम उसको ग्रैब नहीं करेगा। जैसे अगर देखो कि सेकेंड लेवल पे क्या हुआ है कि यही एंजाइम हमने लिया, यहाँ पे एक सबस्ट्रेट ऐसा आया है कि ये सबस्ट्रेट है, ये सबस्ट्रेट क्या कर रहा है अभी, ये सबस्ट्रेट प्लस एंजाइम यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स बना रहा है। ये क्या बनेगा यहाँ पे, सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बनेगा। अब ये जो प्रोसीजर है एक्चुअल में कि सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो बनता है, सबस्ट्रेट और एंजाइम कॉम्प्लेक्स जो बनता है, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, बहुत ही कम होती है। इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। रेट ऑफ रिएक्शन इज़ गोइंग टू बी हाई। एक्टिवेशन एनर्जी अगर कम रहेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन वहाँ पे ज़्यादा होगा। थर्मोडायनामिक्स, केमिकल काइनेटिक्स पढ़े हो तो ये समझ में आएगा कि एक्टिवेशन एनर्जी अगर कम होती है तो उस टाइप के रिएक्शन का रेट बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, सो यहाँ पे अगर हमने देखा तो क्या होगा, बेसिकली यहाँ पे ये दोनों के बीच में कॉम्प्लेक्स बनेगा। कॉम्प्लेक्स बनेगा मतलब उन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी। रिएक्शन होने के बाद आपको क्या मिलता है, देखो रिएक्शन होने के बाद यहाँ पे मतलब एंजाइम जो है वो वैसे कि वैसे ही रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको ये जो आपका सबस्ट्रेट है अलॉन्ग विथ अ न्यू प्रोडक्ट आपको वहाँ पे मिल जाता है। मतलब ये जो यहाँ पे आपको मिला है, ये जो पर्टिकुलर है, ये प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे मिले हैं, ये प्रोडक्ट आपको यहाँ पे मिले हैं। क्यों प्रोडक्ट मिले हैं, एंजाइम और सबस्ट्रेट जो है उसका क्या हो रहा है, वहाँ पे कॉम्प्लेक्स तैयार हो रहा है। तो जब वो कॉम्प्लेक्स तैयार होगा तो उनके बीच में रिएक्शन होके कुछ ना कुछ वहाँ पे बनेगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट है। अगेन ये जो साइट है, ये साइट एम्प्टी हो गई, ये साइट क्या हो गई, यहाँ पे एम्प्टी हो गई फॉर फर्दर एंजाइम कैटालिसिस। अगेन ये रेडी है कैटालिस्ट जैसे बिहेव करने के लिए। दैट्स इट, बहुत ही सिंपल है। अगर मैंने यहाँ पे कहा कि सपोज़ इस तरीके से मैं दिखा रही हूँ आपको कि इस तरीके से एक पर्टिकुलर एंजाइम है, ये बीच वाली स्पेस है उसकी। ठीक है, ये स्पेस में फ़िट होने वाला, ये स्पेस में फ़िट होने वाला कोई सबस्ट्रेट यहाँ पे ऐसे आ गया तो क्या बन गया, यहाँ पे सबस्ट्रेट और एंजाइम इनका कॉम्प्लेक्स बन गया। इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी और प्रोडक्ट बनेगा। प्रोडक्ट जैसे ही बनेगा इट लीव्स दैट पर्टिकुलर स्पेस। अगेन ये एंजाइम की जो स्पेस है, ये एंजाइम की स्पेस फिर से एम्प्टी हो गई, मतलब आगे के कैटालिसिस के लिए, आगे के सबस्ट्रेट के लिए ये ओपन हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि दिस इज़ ऑल अबाउट एंजाइम एंड सबस्ट्रेट। दिस इज़ द लॉक एंड की मैकेनिज्म। दिस इज़ सेड टू बी लॉक एंड की मैकेनिज्म। तो लॉक एंड की मैकेनिज्म क्यों बोला है आपको पता है, क्योंकि स्पेसिफिकली लॉक जो हम यूज़ करते हैं उसमें उसी पर्टिकुलर जो भी एक एम्प्टी स्पेस रहती है उसकी ही की वहाँ पे चाहिए। दूसरी की उठा के लाओगे तो उसमें वो फिट नहीं होती। तो इसी तरीके से एंजाइम का शेप या एंजाइम का शेप जितना इस तरीके का है तो इसमें फिट होने वाला ही सबस्ट्रेट यहाँ पे एक्ट कर सकता है। इस फिट होने वाला सबस्ट्रेट ही यहाँ पे एंजाइम के साथ क्या कर सकता है, अटैच हो सकता है। अगेन प्रोडक्ट जब वो बनाते हैं तो अगेन ये स्पेस क्या हो जाती है, एम्प्टी हो जाती है फॉर फर्दर कैटालिसिस।
दिस इज़ नथिंग बट एंजाइम कैटालिसिस, दिस इज़ नथिंग बट व्हाट, एंजाइम कैटालिसिस। तो ये एंजाइम कैटालिसिस जो है, एंजाइम कैटालिसिस काफ़ी एफिशिएंट होता है बेसिकली। ये हम बोल सकते हैं कि कई बार ये होता है कि वन एंजाइम मॉलिक्यूल जो होगा वो लगभग 10,000 रिएक्शंस विद इन 1 सेकंड वो दे सकता है। विद इन 1 सेकंड मतलब अगर ये एंजाइम है, ये एंजाइम मॉलिक्यूल है, यहाँ पे सबस्ट्रेट आ गया, यहाँ पे सबस्ट्रेट आ गया, तो यहाँ पे सबस्ट्रेट रिएक्शन देके प्रोडक्ट बनाएगा, फिर ये खाली होगा, फिर यहाँ पे दूसरा सबस्ट्रेट कोई आएगा, फिर प्रोडक्ट बनेगा, फिर ये जगह खाली होगी। ऐसे लगभग 10,000 सबस्ट्रेट के साथ, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के साथ एंजाइम जो है वो 1 सेकेंड में वहाँ पे रिएक्शन कर सकता है। सो एंजाइम कैटालिसिस जो है वो स्पेसिफिक क्यों है, अभी आपको समझ में आया होगा। एंजाइम कैटालिसिस जो है वो डिपेंड करता है कि एंजाइम में एक्टिव साइट कितनी अवेलेबल है। जो साइट ऐसी है कि जो सबस्ट्रेट को वहाँ पे क्या कर सके, पूरी तरीके से अटैच कर सके। तो जो सबस्ट्रेट वहाँ पे जाके पूरी तरीके से अटैच होगा या वहाँ पे जाके पूरी तरीके से फिट होगा, वही पर्टिकुलर सबस्ट्रेट और एंजाइम उनका कॉम्प्लेक्स बन सकता है। अदरवाइज़ ऐसे नहीं होगा। अदरवाइज़ थोड़ा भी वहाँ पे शेप में कम ज़्यादा हो गया तो एंजाइम वहाँ पे उस तरीके के सबस्ट्रेट से बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स वहाँ पे नहीं बना सकता। और कुछ पॉइंट्स यहाँ पे उन्होंने मेंशन किए हुए हैं, दोज पॉइंट्स वर लाइक अभी पढ़ के ही ये चीज़ें मैं बताने वाली हूँ आपको कि कुछ एंजाइम्स तो ऐसे होते हैं कि दे हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया वगैरह जो है वहाँ से निकालते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग है तो वहाँ से निकाले जाते हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म में लाए जाते हैं और वहाँ पे वो यूज़ होते हैं। अब यहाँ पे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ एंजाइम उन्होंने दे के रखा है। 4 पॉइंट्स है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो पूछे जा सकते हैं। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस ऑफ एंजाइम, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू स्वीट, टेस्टिंग फ्रक्टोज यूजिंग ग्लूकोज आइसोमरेज नाम का यहाँ पे एंजाइम यूज़ होता है। ग्लूकोज का कन्वर्जन करना है फ्रक्टोज में, लार्ज स्केल में इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है, तो ग्लूकोज आइसोमरेज करके जो एंजाइम है वो यूज़ होता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ न्यू एंटीबायोटिक पेनिसिलिन जी असाइलेज जो है एंजाइम वो हम यूज़ करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लॉन्ड्री डिटर्जेंट्स जो होते हैं प्रोटीएज नाम के एंजाइम से वहाँ पे यूज़ होता है। एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ईस्टर्स जो होते हैं स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंसेस, और यू कैन से उनका स्मेल काफ़ी बढ़िया होता है ईस्टर्स का, तो कॉस्मेटिक्स में भी यूज़ होते हैं। तो दे आर यूजिंग जेनेटिकली इंजीनियर्ड एंजाइम्स। जेनेटिकली इंजीनियर्ड एंजाइम्स जो होते हैं, जैसे मैंने अभी कहा कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे बैक्टीरिया वगैरह है, वहाँ से एंजाइम्स जो है उनको आइसोलेट किया जाता है। यही जेनेटिक इंजीनियरिंग का ही पार्ट है। तो वो आइसोलेट करके वहाँ पे वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में ला के प्यूरिफाइड करते हैं एंड देन दोज एंजाइम्स वे यूज्ड फॉर सच पर्टिकुलर केसेस। ईस्टर का जो मैन्युफैक्चर ऑफ ईस्टर है वो करने में भी वहाँ पे यूज़ हो सकता है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट एंजाइम्स। एंजाइम्स जो है उसके बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो है उन्होंने दे के रखी है आपको। ये इन्फॉर्मेशन आपको करनी है, बिल्कुल भी अच्छे से करनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं न्यूक्लिक एसिड्स जो है उनकी तरफ। न्यूक्लिक एसिड्स क्या है, किस तरीके से है, वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। न्यूक्लिक एसिड किस तरीके से होंगे या क्या करने वाले हैं हम, न्यूक्लिक एसिड एग्जैक्टली क्या होते हैं, किस तरीके से उनका स्ट्रक्चर केमिकल बेसिस पे, केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे, वो हम अभी देखने वाले हैं। न्यूक्लिक एसिड्स हम अब पढ़ेंगे। न्यूक्लिक एसिड्स में ये आपको ध्यान में रखना है कि हमने तो पढ़ा है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं। दे कैन रेप्लिकेट देमसेल्व्स, ठीक है, मतलब वो कोई ऐसा ही न्यू बिंग वहाँ पे रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। सो ये जो जेनेटिक मटेरियल है, बेसिकली जीन्स जो होते हैं, जेनेटिक मटेरियल जो होता है, वो जेनेटिक मटेरियल जो भी होता है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक विदाउट एनी काइंड ऑफ लॉस वो वहाँ पे क्या होता जाता है, वहाँ पे ट्रांसफ़र होता जाता है। वो जो ट्रांसफ़र है, हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन जिसे कहा जाता है, ये हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन इज़ ट्रांसफर्ड विद द अकम्प्लिशमेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड।
न्यूक्लिक एसिड वहाँ पे होने चाहिए, जैसे डीएनए, आरएनए, 2 न्यूक्लिक एसिड्स वहाँ पे हैं। डीएनए आपको वहाँ पे आरएनए और डीएनए, आरएनए आपको मिलता है फ्लूइड ऑफ लिविंग सेल्स, मतलब साइटोप्लाज्म में आपको आरएनए मिलेगा। डीएनए कहाँ पे मिलता है? न्यूक्लियाई ऑफ लिविंग सेल्स, न्यूक्लियाई ऑफ लिविंग सेल्स में आपको डीएनए वहाँ पे मिलता है। जैसे काफ़ी बार हमने सेल का स्टडी किया है। सेल इज़ अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लिविंग बीइंग, यू कैन से। तो सेल का जो स्टडी हमने किया है उसमें न्यूक्लियाई होता है, तो न्यूक्लियाई में आपको बेसिकली डीएनए मिलते हैं। अब यहाँ पे आरएनए और डीएनए जो वहाँ पे है, ठीक है, दे आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, यू कैन से। एक है राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबोज मत बोलो, राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। कहाँ पे मिलते हैं बता दिया। आगे का पार्ट आता है न्यूक्लियोटाइड्स का। क्या है ये न्यूक्लियोटाइड्स एग्जैक्टली है क्या? न्यूक्लिक एसिड्स आर अनब्रांच्ड पॉलीमर्स। ये न्यूक्लिक एसिड्स जो होते हैं, चाहे वो आरएनए हो चाहे वो डीएनए हो, दे आर अनब्रांच्ड पॉलीमर्स। अनब्रांच्ड है मतलब स्ट्रेट वे में होंगे। अनब्रांच पॉलीमर ऑफ रिपीटिंग मोनोमर कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। मतलब पॉलीमर बनता कैसे है? पॉलीमर बनता कैसे है? पॉलीमर बनता है छोटे छोटे यूनिट से। यूनिट मतलब अगर मैंने आपको कहा कि पॉली इथाइलिन में प्रिपेयर करने जा रहे हो, तो मेरे पास क्या होना चाहिए? इथाइलिन के बहुत सारे यूनिट्स, इथाइलिन के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मेरे पास होने चाहिए, तब जाके इथाइलिन का पॉलीमराइजेशन करके मैं पॉली इथाइलिन बना पाऊँगी, ठीक है। मतलब वो रिपीटिंग यूनिट्स कौन से हैं? वहाँ पे इथाइलिन है। इथाइलिन, एक इथाइलिन का यूनिट दूसरे से, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से, ऐसे करते करते पॉली इथाइलिन वहाँ पे प्रिपेयर हो जाता है। इन दिस पर्टिकुलर वे, इन द सेम मैनर न्यूक्लिक एसिड कैसे प्रिपेयर होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स के छोटे छोटे यूनिट्स जो होते हैं, न्यूक्लियोटाइड डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। वहाँ पे न्यूक्लियोटाइड बहुत सारे हैं, एडेनाइन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, यूरासिल, ये मेन मैंने बताया आपको, ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं। इनके यूनिट्स, ये जो यूनिट्स है छोटे छोटे, ये यूनिट्स एक दूसरे से एक टिपिकल फॉर्मेट में जब अटैच होते हैं और जो अनब्रांच पॉलीमर बनाते हैं, दैट अनब्रांच पॉलीमर इज़ नथिंग बट योर न्यूक्लिक एसिड। वेदर इट में बी आरएनए, वेदर इट में बी डीएनए, डजेंट मैटर, बट इट इज़ अ न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। सो ये न्यूक्लिक एसिड की तरह वहाँ पे ट्रीट होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे डीएनए। डीएनए में वी फाइंड कितने यूनिट छोटे छोटे मिलेंगे आपको? सेवरल मिलियन यूनिट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स आर प्रेजेंट। डीएनए में न्यूक्लियोटाइड्स के मिलियन यूनिट्स आपको मिलते हैं, ठीक है। मतलब बहुत बड़ा पॉलीमर वहाँ पे ये बनता है। आरएनए में वी विल हैव अ फ्यू थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। फ्यू थाउजेंड्स मतलब थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स आपको मिलते हैं। वो न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वो एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं एंड देन इट विल फॉर्म अ पॉलीमरिक स्ट्रक्चर विच वी कॉल इट एज अ आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट स्ट्रक्चर यहाँ पे मैंने आपको दिखाए हैं। स्ट्रक्चर अच्छे से देखोगे, स्ट्रक्चर निकालने के लिए आते हैं तो 2 मार्क के लिए स्ट्रक्चर पूछे जाते हैं। तो हियर एंड हियर यू विल ओनली फाइंड द डिफरेंस एट कार्बन नंबर 2। ये कार्बन नंबर 2 है, ये भी कार्बन नंबर 2 है। बाकी का स्ट्रक्चर जो है इट इज़ एज इट इज़। बेसिकली ये डी राइबोज का स्ट्रक्चर है। ये जो स्ट्रक्चर है ये डी राइबोज है, ये भी डी राइबोज है, बट यहाँ पे आया है 2 डीऑक्सी डी राइबोज, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है? डी राइबोज विच इज़ प्रेजेंट इन आरएनए। मतलब ये हम बोल सकते हैं कि ये बेसिकली आरएनए का स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है हमने, ठीक है। सो यहाँ पे देखो राइबो न्यूक्लिक एसिड में ये डी राइबोज का एक यूनिट हमने लिया है। यहाँ पे देखो OH, H, H, OH, ये पूरा ऐसे ही है, ये डी राइबोज है विच इज़ प्रेजेंट इन आरएनए। अब डीऑक्सीराइबो क्यों बोला है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं ना हम, डीऑक्सीराइबो। तो यहाँ पे क्या हुआ है? सेकेंड पोजीशन पे देखो, जो OH यहाँ पे था वो OH यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन है। मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन को निकाल दिया है, डीऑक्सी कर दिया। इस स्ट्रक्चर को जब आप डीऑक्सी कर देते हो देन यू विल गेट स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ठीक है। इसलिए 2 डीऑक्सी डी राइबोज विच इज़ प्रेजेंट इन डीएनए, ठीक है। मतलब आरएनए और डीएनए में जो भी प्रेजेंट है, डी राइबोज के मॉलिक्यूल्स जो भी प्रेजेंट है, उसमें सिर्फ कार्बन नंबर सेकेंड वाला जो है, कार्बन नंबर 2 जो है, जो कार्बन नंबर 2 में एक में
OH ग्रुप प्रेजेंट है जिसे राइबोन्यूक्लिक एसिड की तरह हम ट्रीट करते हैं, एक में OH ग्रुप एब्सेंट है जिसे डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड की तरह हम ट्रीट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, बेसिकली इफ़ यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट, आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, आपको यहाँ पे लर्न करना पड़ेगा। 10 बार पढ़ोगे तो चीज़ें समझ में आएगी, ठीक है। सो ये न्यूक्लिक एसिड के बारे में हमने देखा है। न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं, अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे बोलने वाले हैं न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं उनके बारे में। बट ये जो न्यूक्लियोटाइड्स का पार्ट है ये आपको तभी समझ में आएगा जब ये सारा आपके सामने होगा, एंड दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर यू। ये आपके लिए काफ़ी इजी होना चाहिए, तब जाके ये सारी चीज़ें आपके समझ में आ सकती हैं। सो मोस्ट प्रोबेबली इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल गोइंग टू कंप्लीट दिस पर्टिकुलर चैप्टर। नॉन इवैल्यूएटिव पोर्शन जो है वो मैं आपको बता रही हूँ, वो जो है उसको टिक मार्क करो, वो यहाँ पे आप नहीं पढ़ने वाले। 317 पेज नंबर 317, फिगर 14.26 एंड फिगर 14.27, 318 पेज पे फिगर 14.28, ठीक है। एंड 319 पे DNA डबल हेलिक्स का स्ट्रक्चर, DNA डबल हेलिक्स की डायग्राम, डू यू नो अबाउट इट, ये पूरा का पूरा वहाँ से जाने वाला है। मतलब थोड़ा सा टॉपिक हमारा बाकी है। न्यूक्लिक एसिड्स जो है उसके बारे में हम थोड़ा सा और अच्छे से डिस्कस करेंगे, बट इट इज़ इन अ नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है।